नमस्कार दोस्तों। 5 अगस्त 2019 जब सूरज की पहली किरणें श्रीनगर की जल झील पर पड़ी तो कश्मीर की वादियों में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। हवा में थोड़ी ठंडक थी, लेकिन उस ठंडक में एक अजीब सी बेचैनी थी। सड़कों पर सिक्योरिटी फोर्सेस की भारी तैनाती, बंद दुकानों, खामोश गलियों से ऐसा लग रहा था जैसे समय रुक सा गया हो। अमरनाथ की यात्रा को अचानक रोक दिया गया था। लाखों तीर्थयात्री और टूरिस्ट को घाटी छोड़ने का आदेश मिल चुका था। इंटरनेट और मोबाइल सर्विसेज बंद कर दी गई थी और उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती जैसे कई कश्मीरी लीडर्स को उनके घरों में नजरबंद कर दिया गया था। स्कूल कॉलेज बंद थे और पूरे स्टेट में धारा 144 लगी हुई थी। कश्मीर के लोगों को इस बात का एहसास हो गया था कि कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन क्या होगा यह कोई नहीं जानता था। इधर दिल्ली में संसद भवन में एक अलग ही हलचल थी। सुबह से ही सांसदों के बीच खबरें तैर रही थी कि होम मिनिस्टर अमित शाह कुछ बड़ा ऐलान करने वाले हैं। जहाँ संसद के गलियारों में सस्पेंस का माहौल था, तो वहीं मीडिया की चर्चाओं में बाजार गर्म था। दूसरी ओर बीजेपी के सांसदों की चुप्पी किसी सीक्रेट प्लानिंग की ओर इशारा कर रही थी। सुबह करीब 11 बजे जब यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह राज्यसभा में पहुंचे तो उनके हाथ में एक फाइल और कुछ डॉक्यूमेंट्स थे। सभी की निगाहें उन पर टिकी हुई थी। जैसे ही उन्होंने खड़े होकर एक नोटिफिकेशन और रिजोल्यूशन को पेश किया, संसद में हंगामा मच गया। यह कोई सामान्य नोटिफिकेशन नहीं था, यह वो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट था जिसने असंभव को संभव करके दिखाते हुए देश में 2 निशान, 2 संविधान और 2 प्रधान के कॉन्सेप्ट को खत्म कर दिया। यह कहानी है आर्टिकल 370 और 35A के खात्मे की, जिसने दशकों पुरानी व्यवस्था को मिट्टी में मिला दिया। स्पेशल स्टेटस के नाम पर कश्मीर को देश के बाकी हिस्सों से अलग करती थी। यह वह पल था जब उस गुरूर भरी आवाज को हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया, जो कहती थी कि दुनिया की कोई भी ताकत आर्टिकल 370 को नहीं हटा सकती। जम्मू कश्मीर भारत का ही नहीं, दुनिया की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है और इसे धरती का स्वर्ग भी कहा जाता है। लेकिन जितना खूबसूरत कश्मीर है, उतना ही पेचीदा इसका इतिहास भी रहा है। यह इलाका सदियों तक राजाओं और सल्तनतों और साम्राज्यों के केंद्र का बीज रहा है। कई बार यह सफेद बर्फ की चादर खूनी जंगों से लाल हुई है। जवाहरलाल नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह तक किसी ने भी आर्टिकल 370 को हटाने का निर्णायक कदम नहीं उठाया। इंटरनेशनल प्रेशर, स्थानीय दलों के प्रभाव और कश्मीर की संवेदनशील राजनीति के कारण कोई भी सरकार इसे छूने की हिम्मत नहीं कर सकी। इसके चलते यह आर्टिकल दशकों तक भारतीय संविधान का हिस्सा बना रहा और जम्मू कश्मीर के बाकी के हिस्से से आइसोलेटेड रहा। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में यह साफ लिखती आई थी कि आर्टिकल 370 और 35A को हटाना उसकी टॉप प्रायोरिटी है। जब आर्टिकल 370 को लागू किया गया था, तभी डॉक्टर रामा प्रसाद मुखर्जी ने खुलकर जवाहरलाल नेहरू की कश्मीरी नीति की आलोचना करते हुए उस हिस्टोरिकल मिस्टेक बताया था और कहा था कि एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान और 2 निशान नहीं चलेंगे। और उससे पहले 1996 और 1998 में कुछ ही दिनों के अंदर उनकी सरकार भी गिर चुकी थी। इसलिए ना तो बीजेपी के पास उतनी पॉलिटिकल पावर थी और ना ही जम्मू कश्मीर में उनकी मजबूत पकड़ थी। इसके अलावा 1990 के दशक में घाटी में हालात बेहद वायलेंट और अनस्टेबल थे, इसलिए उस वक्त ऐसा कोई बड़ा कदम नहीं उठाया जा सका। भाजपा इस दौरान कई बार कश्मीर में भी विधानसभा इलेक्शन लड़ी, लेकिन उन्हें कुछ ही सीटों पर सिमट कर रहना पड़ा। लेकिन 2014 के इलेक्शन में तस्वीर पूरी तरह बदल गई। जहां 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में एक जबरदस्त जीत हासिल करती है, तो वहीं इसी साल जम्मू एंड कश्मीर में स्टेट इलेक्शन में भी बीजेपी को 25 सीट पर जीत मिलती है, जो उसके लिए एक बड़ी अचीवमेंट थी। जम्मू रीजन जहां हिंदू पॉपुलेशन डोमिनेटेड है, वहां बीजेपी को सबसे ज्यादा सपोर्ट मिला, लेकिन कश्मीर वैली में महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी का दबदबा रहा और पीडीपी ने 28 सीट जीती। इसके अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस को 15 और कांग्रेस को 12 सीट पर ही सिमटना पड़ा। इस तरह भाजपा को कभी जम्मू कश्मीर में एक एक सीट को तरसना पड़ता था, अब वह दूसरे नंबर की पार्टी बन गई थी और सरकार बनाने के लिए वो किंग मेकर की भूमिका में आ गई। स्टेट में सरकार बनाने को लेकर पैच फंस गया था, क्योंकि सभी पार्टीज आपस में काफी मतभेद था। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। एक दूसरे के सबसे बड़े विरोधी भाजपा और पीडीपी एक साथ आ जाते हैं और गठबंधन सरकार बनाने के लिए 1 मार्च 2015 को अमित शाह और महबूबा मुफ्ती एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पर इसका ऐलान कर देते हैं। महबूबा मुफ्ती बेशक सरकार बनाना चाहती थी, लेकिन भाजपा के मन में कुछ और ही चल रहा था। भाजपा इसे एक मौके के तौर पर देख रही थी, जिसे वो आर्टिकल 370 को हटाने के रूप में बनाना चाहती थी। इसके बाद पीडीपी की तरफ से मुफ्ती मोहम्मद सईद चीफ मिनिस्टर बनते हैं और भाजपा के निर्मल सिंह डेप्यूटी सीएम बन जाते हैं। लेकिन ये पार्टनरशिप शुरू से टेंशन भरी रही। बीजेपी आर्टिकल 370 पर डिबेट चाहती थी, लेकिन पीडीपी इसे स्टेट की आइडेंटिटी का हिस्सा मानती थी और इस पर बात भी नहीं करती थी। लेकिन इस बीच 2016 का वो साल आया
जब घाटी में हिजबुल मुजाहिदीन कमांडर बुरहान वानी सेना के हाथों मारा गया। इसके बाद घाटी बड़ी पैमाने पर मास प्रोटेस्ट और वायलेंस होने लगा। एक आतंकी के मारे जाने पर घाटी जबरदस्त प्रोटेस्ट हो रहे थे, जिससे साफ था कि कश्मीर का युवक किस कदर रेडिकलाइज था और अलगाववाद की भावना उसमें कितनी मजबूत थी। बुरहान वानी के मारे जाने के बाद घाटी में करीब 4 महीने तक कर्फ्यू लगा रहा और हिंसा की आड़ में कई लोग मारे गए। इस घटना ने बीजेपी और पीडीपी की कन्वर्सेशन को वीक कर दिया और ऐसे कई इंसिडेंट हुए जिसमें दोनों पार्टियों के बीच विश्वास कम कर दिया। और इसी के चलते जून 2018 में बीजेपी ने कोalition से अचानक अपना सपोर्ट विड्रॉ कर लिया और महबूबा मुफ्ती की गवर्नमेंट गिर गई। यानी अब जम्मू कश्मीर में कोई सरकार ही नहीं थी। ऐसे में जम्मू कश्मीर के संविधान के सेक्शन 92 के हिसाब से शुरू में डायरेक्ट प्रेसिडेंट रूल नहीं लग सकता था। इसके हिसाब से शुरू के 6 महीने तक गवर्नर रूल लागू होना चाहिए था। उसके बाद भी अगर सरकार नहीं बन पाती तो फिर प्रेसिडेंट रूल लागू हो जाता। इसलिए जम्मू कश्मीर में पहले गवर्नेंस रूल लागू हुआ और सत्यपाल मलिक को गवर्नर अपॉइंट किया गया। सत्यपाल मलिक पर उस समय तक भाजपा की सेंट्रल गवर्नमेंट को काफी भरोसा था, इसलिए उन्हें ही गवर्नर के रूप में चुना गया। यह जब बीजेपी की स्ट्रेटेजी का हिस्सा था, लेकिन बीजेपी का असल में 6 महीने बाद प्रेसिडेंट रूल लगने का इंतजार था, क्योंकि तभी वह काम हो सकता था जो वो चाहती थी। अगर इस बीच जम्मू कश्मीर में सरकार बन जाती तो फिर बीजेपी का 370 हटाने का प्लान बिल्कुल चौपट हो जाता। इसलिए बीजेपी बिल्कुल नहीं चाहती थी कि कुछ समय तक जम्मू कश्मीर में कोई सरकार बने। बीजेपी चुपचाप बैठ जाती, लेकिन बाकी पार्टियां पीडीपी, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस आपस में सभी मतभेदों को दूर करके सरकार बनाने के लिए बातचीत शुरू कर देती है। हैरान की बात यह होती है कि तीनों ही पार्टियां सरकार बनाने के लिए गवर्नर रूल के 6 महीने के टेन्योर के खत्म होने से पहले 1 महीने पहले ही साथ में आ जाती है और 21 नवंबर 2018 को महबूबा मुफ्ती गवर्नर को फोन मिलाती है, लेकिन गवर्नर सत्यपाल मलिक ने फोन नहीं उठाया। इसके बाद उन्होंने फैक्स के जरिए कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि उस समय भी गवर्नर की फैक्स मशीन खराब हो गई। लेकिन स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगाए जाने के लिए अभी भी कुछ समय बाकी था। लेकिन इसी बीच एक बड़ा खेल होता है और गवर्नर सत्यपाल मलिक सेंट्रल गवर्नमेंट को एक रिकमेंडेशन लेटर लिखते हैं, जिसमें लिखा गया था कि जम्मू कश्मीर के अंदर राजनीतिक हालात अनस्टेबल है। एक दूसरे के दूर विरोधी पार्टियां एक साथ आकर सरकार बनाना चाहती है, जिससे स्टेट की सिक्योरिटी को खतरा है। सरकार बनाने के लिए अब बड़े पैमाने पर हॉर्स ट्रेडिंग यानी विधायकों की खरीद फरोख्त हो रही है। इसके सरकार को बनाना ठीक नहीं होगा। इन कारणों का हवाला देते हुए उन्होंने 21 नवंबर 2018 को स्टेट असेंबली को डिवॉल्व कर दिया और 19 दिसंबर 2018 को गवर्नेंस रूल की अवधि पूरी होने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रेसिडेंट रूल लागू करने की रिकमेंडेशन कर दी। सेंट्रल गवर्नमेंट तो जैसे इसके लिए ही तैयार बैठी थी, इसलिए पूरा सत्यपाल मलिक की इस रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट कर लिया गया। कश्मीर में सरकार के गिनने के 6 महीने पूरे होने पर 20 दिसंबर 2018 को स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लागू कर दिया गया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जब किसी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लागू होता है तो प्रेसिडेंट खुद जाकर स्टेट को नहीं संभालते, बल्कि अपने रिप्रेजेंटेटिव के जरिए स्टेट को चलाते हैं। इस सिचुएशन में तब के प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने जम्मू कश्मीर के गवर्नर सत्यपाल मलिक को ही अपना रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट कर दिया। पहले सत्यपाल मलिक के हाथ में गवर्नर रहते हुए उतनी पावर नहीं थी जितनी प्रेसिडेंट रूल लगने के बाद प्रेसिडेंट द्वारा रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट होने के बाद हो गई थी, क्योंकि उस समय जम्मू और कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली भंग थी। इसलिए राष्ट्रपति ने एक और आदेश जारी किया कि जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली के अधिकार अब भारतीय पार्लियामेंट के पास होंगे। इसका मतलब यह था कि जम्मू कश्मीर से जुड़े किसी भी कानून या प्रावधान पर फाइनल डिसीजन लेने का अधिकार इंडियन पार्लियामेंट में होगा। पहले जहां किसी भी इस चीज के लिए स्टेट गवर्नमेंट का लेजिस्लेटिव असेंबली का कंसेंट जरूरी था, अब वो ऑब्स्टैकल खत्म हो चुकी थी और यही वो सिचुएशन थी जो आर्टिकल 370 के रिवोकेशन के लिए एकदम परफेक्ट स्ट्रक्चर तैयार कर चुकी थी। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने प्लान के मुताबिक इस दिशा में काम करना शुरू कर दिया। सरकार को यह पता था कि आर्टिकल 370 हटाने का डिसीजन और प्रोसेस इतना आसान नहीं होगा। अगर अपोजिशन को जरा सी भी इसकी भनक लग जाती तो ये कदम उठाना बहुत मुश्किल हो जाता। इसलिए सब कुछ बहुत ही सिक्योरिटी से तैयार करना था। कई इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स में पाया गया कि सेपरेटिस्ट ग्रुप्स कश्मीर यूथ को ढाल बनाकर प्रोटेस्ट और वायलेंस का ऑर्गेनाइजेशन कर सकते थे। इसलिए सरकार ने सिक्योरिटी प्लानिंग को भी टॉप प्रायोरिटी पर बनाया। इसके लिए सीआरपीएफ, बीएसएफ और इंडियन आर्मी के 38,000 एक्स्ट्रा ट्रक कश्मीर में डिप्लॉय कर दिए गए, जिससे टोटल सिक्योरिटी फोर्सेस की संख्या 7 से 8 लाख के करीब हो गई थी। जम्मू कश्मीर में इंटरनेट और मोबाइल सर्विसेज भी सस्पेंड कर दिए गए। यह एक साफ सिग्नल था कि सरकार कोई
रिस्क नहीं लेना चाहती थी। इंटरनल रिपोर्ट्स में यह भी पाया गया कि एलओसी पर पाकिस्तान सीज फायर करके वायलेशन बढ़ा सकता है, इसलिए आर्मी को हाई अलर्ट पर रखा गया। इस तरह प्लान पूरी तरह से तैयार था और अब बस एक्शन होने की देरी थी। 5 अगस्त 2019 यह वो तारीख बनी जिसने भारत के इतिहास में एक नया अध्याय लिख दिया। सुबह से ही संसद भवन में हलचल थी। माहौल ऐसा था जैसे कोई बड़ा फैसला होने वाला हो। किसी को अंदाजा नहीं था कि आज के दिन कश्मीर के इतिहास को हमेशा के लिए पूरी तरह बदल देगा। बीजेपी ने इस दिन की प्लानिंग इतनी सीक्रेटली की थी कि विपक्ष को भनक तक नहीं लगी। उधर जम्मू कश्मीर में जहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस हर कोने पर तैनात थी, तो वहीं 4 अगस्त की रात को ही महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला जैसे कई प्रमुख नेताओं को हाउस अरेस्ट कर लिया गया था और जम्मू कश्मीर में धारा 144 भी लागू कर दी गई थी ताकि कोई विरोध प्रदर्शन ना हो सके। 5 अगस्त की सुबह करीब 11 बजे राज्यसभा में यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह एक हिस्टोरिकल रिजोल्यूशन पेश करते हैं और आर्टिकल 370 को खत्म करने और जम्मू कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड करने को लेकर था। इससे पहले उस सुबह प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर CO 272 जारी किया था, जिसके जरिए आर्टिकल 367 में बदलाव किया गया। यही वो क्लॉज था जो कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रेंशिप को डिफाइन करता है। इस अमेंडमेंट के बाद 370 में क्लॉज 3 में जहां पहले कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली लिखा था, वह बदलकर लेजिस्लेटिव असेंबली कर दिया गया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि आर्टिकल 370 को रिवोक करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जरूरत थी, जो 1997 में डिवॉल्व हो चुकी थी। ऐसे में उसे बदलकर लेजिस्लेटिव असेंबली नाम दे दिया गया और चूंकि राज्यों में उस समय प्रेसिडेंट लागू था, इसलिए लेजिस्लेटिव असेंबली की सारी शक्तियां पहले से ही भारत के पार्लियामेंट के पास थी। अब जहां पहले भी बदलाव के लिए जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की सिफारिश जरूरी थी, वहीं इस आदेश के बाद वही अधिकार भारतीय संसद को मिल गया। इसके अलावा प्रेसिडेंट के लिए नोटिफिकेशन में साफ लिखा था कि आर्टिकल 370 के सभी क्लॉसेज लागू नहीं होंगे, सिवाय इसके कि जम्मू कश्मीर भारत का इंटीग्रल पार्ट है। साथ ही आर्टिकल 35A जो परमानेंट रेजिडेंट्स को प्रॉपर्टी खरीदे और सरकारी जॉब्स में प्राथमिकता देती थी, जैसे स्पेशल राइट्स देता था, उसे भी हटा दिया गया। नोटिफिकेशन में यह भी मेंशन था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अब जम्मू कश्मीर पर बिना किसी एक्सेप्शन के पूरी तरह से लागू होगा। इसके साथ ही अमित शाह द्वारा जम्मू एंड कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन बिल 2019 संसद में रखा गया, जिसके तहत राज्यों को 2 भागों में बांट दिया गया। जम्मू कश्मीर को एक लेजिस्लेटिव वाला यूनियन टेरिटरी बनाया गया और लद्दाख बिना लेजिस्लेटिव वाला केंद्र शासित प्रदेश बना। यह नोटिफिकेशन इतना साफ और डायरेक्ट था कि इसमें कोई ग्रे एरिया नहीं छोड़ा गया। बीजेपी के इस मास्टर स्ट्रोक ने विपक्ष को पूरी तरह चौंका दिया। राज्यसभा में रिजोल्यूशन पेश होते ही विपक्षी पार्टियां जैसे कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP और लेफ्ट ने इसका तीखा विरोध किया। अपोजिशन के सीनियर लीडर ने कहा कि यह कश्मीर की आपा पर हमला है। PDP के नाजिर अहमद लवाई ने तो रेजोल्यूशन की कॉफी तक फाड़ दी और नारेबाजी शुरू कर दी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर्स ने इसे कॉन्स्टिट्यूशन की हत्या बताया, लेकिन बीजेपी और उसके अलायंस पार्टियों ने इस रेजोल्यूशन को मजबूत सपोर्ट दिया। कुछ न्यूट्रल पार्टियां जैसे आम आदमी पार्टी ने भी रेजोल्यूशन को फेवर में वोट दिया। संसद में इतनी टेंशन थी कि स्पीकर वेंकैया नायडू को बार बार ऑर्डर मेंटेन करने के लिए इंटरफेयर करना पड़ा। डिबेट के दौरान अमित शाह ने साफ कहा कि आर्टिकल 370 ने कश्मीर को विकास से नहीं बल्कि सेपरेटिज्म और टेररिज्म को जोड़ा है, इसलिए यह डिसीजन भारत की यूनिटी के लिए बिल्कुल साफ है। राज्यसभा में यह रिजोल्यूशन 125 वोट के साथ पास हो गया, जबकि 61 वोट्स के खिलाफ थे। अगले दिन 6 अगस्त को लोकसभा में यह रिजोल्यूशन पेश किया गया और 351 वोट्स के साथ यह बिल्कुल पूरी तरह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लागू हो गया। यह डिसीजन दशकों के पॉलिटिकल डिबेट को खत्म करने और जम्मू कश्मीर एक नए युग की शुरुआत करने वाला था। आर्टिकल 370 और 35A के रिवोकेशन ने जम्मू कश्मीर के पॉलिटिकल और सोशल लैंडस्केप को हमेशा के लिए बदल दिया। यह डिसीजन भारत की सोवरेनिटी को मजबूत करने के लिए बेहद जरूरी था। इस बदलाव से पाकिस्तान बौखलाया हुआ था। उसने इसके खिलाफ UN और OIC में मुद्दा उठाया, लेकिन इसे भारत का इंटरनल मामला बताकर इसमें कोई खास विरोध नहीं हो सका और वो आर्टिकल जिसे हटाना असंभव माना जाता था, जिसके बारे में फारूक अब्दुल्ला ने कहा था मोदी 10 बार प्रधानमंत्री बन जाए तो आर्टिकल 370 नहीं हटा सकते। और गुलाम नबी आज़ाद ने दावा किया था कि बीजेपी चाहे 200 साल तक कश्मीर में राज कर ले, लेकिन वो आर्टिकल 370 नहीं हटा पाएगी। वो आर्टिकल 370 अब एक इतिहास बन चुका है और कश्मीर अब एक भारत का हिस्सा बनकर एक नई पहचान की ओर बढ़ चुका है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।